नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में बीजेपी के साथ एनडीए की बम्पर जीत पर संदेह और सवाल बढ़ते जा रहे हैं और विपक्ष ने इस मुद्दे पर अब आर पार की तैयारी कर ली है। विपक्ष अपनी हार के लिए वोट चोरी को कारण बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर के कारण लाखों योग्य मतदाताओं के नाम काटे गए और साथ ही ईवीएम में भी ऐसी सेटिंग की गई कि एनडीए उम्मीदवार एक ही तरह के पैटर्न के साथ जीते हैं। आरोप यह भी है कि पहले से ही ईवीएम में 10-12 हजार वोट एनडीए के खाते में डाल दिए गए और कई सीटों पर इसी तरह के अंतर से उम्मीदवारों की जीत भी हुई है। तो इस तरह की वोट चोरी के कारण ही अब बिहार में नतीजों पर सवाल बढ़ते जा रहे हैं। अगर चुनाव आयोग इनका सही जवाब नहीं देता है तो विपक्ष संसद के शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर सकता है। माना जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन की इस मुहिम में साथ आएगी। कांग्रेस ने तो यह ऐलान भी किया है कि रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ बड़ी रैली की जाएगी और कहा जा रहा है कि यह फर्स्ट वीक में यह रैली होगी दिल्ली के रामलीला मैदान में। इधर पश्चिम बंगाल में अब एसआईआर पर घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने कल ही चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखकर इसे रोकने को कहा है और जिस तरह कई बीएलओ आत्महत्या के मामले आत्महत्या कर रहे हैं और ये मामले सामने आए हैं, उस पर ममता बनर्जी ने इसे खतरनाक भी बताया है। कल ही ममता बनर्जी ने एक ओपन खत भी लिखा था। पश्चिम बंगाल में 24 तारीख को एक बैठक एसआईआर की समीक्षा के लिए होगी और 25 नवंबर को टीएमसी इसी मसले पर रैली निकालने जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आज एसआईआर के खिलाफ चुनाव आयोग को एक खत लिखा है और तमाम व्यवहारिक परेशानियां बताई हैं। वहीं तमिलनाडु से डीएमके ने भी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका दायर की है। उधर केरल में भी केरल से भी एक याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल सरकार द्वारा दायर की गई याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों के पूरा होने तक केरल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को स्थगित करने की मांग की गई है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। 26 नवंबर को तमाम एसआईआर से रिलेटेड जितनी याचिकाएं हैं सब पर सुनवाई पहले से सुनिश्चित की गई है और उसमें एक याचिका यह भी जिसे अब ट्रांसफर कर दिया गया है 26 नवंबर पे ही, यानी 26 नवंबर को एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में घमासान मचना तय है। इससे पहले चुनाव आयोग को केरल के मसले पर जवाब देना है, सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दाखिल करना है। तो ऐसा नहीं है कि एसआईआर पर केवल बिहार में सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, बल्कि सवालों का दायरा पूरे देश में बढ़ रहा है और चुनाव आयोग पहले से ज्यादा फंसा हुआ दिख रहा है। अब तो चुनाव आयोग को बचाने के लिए जिन 272 पूर्व अधिकारियों, जजों, एम्बेसडर्स, सैन्य अफसरों, इन सब ने चिट्ठी लिखी थी, उनका कच्चा चिट्ठा भी कांग्रेस ने खोला है और बहुतों के तो कच्चे चिट्ठे सामने ऐसे भी आ रहे हैं उनके करतूतों के कारण। और कांग्रेस ने यहां कच्चा चिट्ठा खोलते हुए बताया है कि इनमें से कितने लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कितने आरएसएस से जुड़े हुए हैं या कितनों ने रिटायर होने के बाद से बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जरा ये इस पोस्ट को देखिए, कांग्रेस के इस पोस्ट को। इसमें कांग्रेस जो लिख रही है, देखिए, ये सभी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लिस्ट है नीचे, ये सभी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब ये बीजेपी के प्रतिष्ठित सदस्य इलेक्शन कमीशन की चोरी बचाने के लिए राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। इसमें सबके नाम पढ़िए। न्यायमूर्ति पीएन रविंद्रन, संजीव त्रिपाठी पूर्व रॉ प्रमुख, अय्यर कृष्णा राव अय्यर कह सकते हैं इनका पूरा नाम इस ढंग से, पूर्व मुख्य सचिव आंध्र प्रदेश के, और भास्वती मुखर्जी पूर्व राजदूत, टीपी सेन कुमार पूर्व डीजीपी केरल, निर्मल कौर पूर्व डीजीपी झारखंड, बीएच अनिल कुमार पूर्व मुख्य सचिव कर्नाटक, भास्कर राव पूर्व अतिरिक्त डीजीपी कर्नाटक, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स, मेजर जनरल पीसी खरबंदा। यानी चुनाव आयोग को बचाने की कोशिशों का भी पर्दाफाश हो रहा है, जिससे ज्ञानेश कुमार की मुश्किल बढ़ रही है। इधर अमित शाह ने आज फिर घुसपैठियों का जिक्र किया है कि उन्हें निकाल बाहर करेंगे और इस तरह एसआईआर की वकालत की है। लेकिन आपको बता दूं कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अक्टूबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवास, मृत्यु, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन और विदेशी नामों को एसआईआर से हटाए जाने का कारण बताया था, तो घुसपैठियों पर सीधा जवाब नहीं दिया था। यानी उनके सामने घुसपैठिए एक भी नहीं है।
फिर किन घुसपैठियों की बात कर रहे हैं यहां अमित शाह? जुलाई 2025 में जारी एक फैक्ट्स रिवील्ड फ्रॉम बिहार SIR, जी हां, यह नोट है। जुलाई 2025 में एक जारी किया गया एक नोट, उसमें उस नोट का शीर्षक है फैक्ट्स रिवील्ड फ्रॉम बिहार SIR। इस नोट में 18 लाख मृत, 26 लाख स्थानांतरित और 7 लाख डुप्लीकेट नामों का जिक्र था, लेकिन घुसपैठिए या विदेशी शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं था। तो फिर किस लिए यहां पर कह रहे हैं देश के गृह मंत्री? आखिर किसको कह रहे हैं? क्या आप घुसपैठी हैं जो हमारे साथी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, या मैं घुसपैठिया हूं जो इस कार्यक्रम को कर रहा हूं? यह बात तो देश के गृह मंत्री को बताना होगा। देश की आवाम को, 140 करोड़ जनता को यह बताना होगा कि आखिर घुसपैठिया कौन है और किस बिना पे, किस आधार पे आप घुसपैठिया कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं। चलिए, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सवाल उठाया है इसी मसले पे, और प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक घुसपैठ की बात करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कितने हटाए इसका आंकड़ा क्यों नहीं दिया? सवाल तो वाजिब है। यह सवाल हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक घुसपैठ की बात तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कितने हटाए घुसपैठिए के नाम पे, इसका आंकड़ा क्यों नहीं दिया? विपक्ष का आरोप है, सीधा सीधा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि SIR नागरिकता परीक्षा बन गई है। SIR को आपने नागरिकता परीक्षा बना दिया है। सिटीजनशिप एग्जाम में पास अगर हो गए आप तो ठीक है, यानी ये SIR नहीं है बल्कि नागरिकता की परीक्षा है, जो लाखों वैध वोटरों को वंचित कर रही है। लाखों वैध वोटरों को वंचित करके आप उनका नाम काट कर आप अपने लिए वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, या अपने खेमे में, अपने पाले में जो आपके लोग हैं उन्हीं को आप आगे रख रहे हैं। तो अब अमित शाह घुसपैठियों की बात कर ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, यह साफ दिख रहा है। इधर नीतीश कुमार भी अब बीजेपी के साथ सरकार बनाकर मुश्किल में आ चुके हैं। आज नीतीश कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हुआ है, तो नीतीश ने गृह मंत्रालय अपने पास न रखकर सम्राट चौधरी को दिया है। लेकिन क्या यह बात गृह मंत्रालय जो अपने मेरे पास नहीं रहेगा, यह मंत्रालय सम्राट चौधरी को देना है, यह बात क्या नीतीश बाबू ने खुद सोची होगी? क्या नीतीश कुमार ने इस पोर्टफोलियो को खुद बांटा है? इस पोर्टफोलियो को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको साफ समझ में आएगा कि जिन 27 लोगों में यह बंटवारा हुआ है, वो बंटवारा नीतीश बाबू से को अपने गुड बुक में लेकर तो नहीं किया गया होगा। इसी से समझा जा सकता है कि बीजेपी अब कैसी दादागिरी बिहार में कर रही है। नीतीश कुमार को बीजेपी ने क्या धोखा दिया है इस मसले पे, ये समझेंगे। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि कैसे, क्या ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं? क्या विपक्ष महाभियोग लाकर ज्ञानेश कुमार को फंसा देगा? विपक्ष महाभियोग की बात कर रहा है, क्या बढ़ने वाली हैं ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें? इन सब पे चर्चा करेंगे। चर्चा बिहार से लेकर दिल्ली तक, और चर्चा मोदी से लेकर राहुल गांधी तक, सबकी चर्चा। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाऊं, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे जैसे बिहार की परतें खुल रही हैं, बिहार में कुछ और मजेदार चीजें हैं, कुछ मजेदार तथ्य हैं जो आपके सामने हम रखेंगे। सेम एक ही तरह का पैटर्न देखिए, बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री जीतते हैं। सम्राट चौधरी की जीत होती है, उनको 1,22,840 वोट मिलते हैं, और उधर दूसरे उप मुख्यमंत्री जीतते हैं 1,22,840, या हो सकता है 804 हो, और दूसरे उप मुख्यमंत्री जीतते हैं, उनको भी 1,22,804 वोट मिलते हैं। 8-4 के बीच में 0 या 8-4 के बाद 0, लेकिन 1,22,840 या 1,08,400। और एक आज आरजेडी ने एक और ट्वीट किया है, थोड़ी देर में उस ट्वीट को भी दिखाएंगे हम, जिसमें उन्होंने 2 छात्रों के नियुक्ति की बात कही है। वो भी मैं जरा अपनी टीम को बोलूंगा कि उस ट्वीट को भी लेकर आइए, और मजेदार ट्वीट है। ये पैटर्न है दोस्तों, ये पैटर्न है, इस पैटर्न को समझने की जरूरत है। और जब इस पैटर्न को आप समझेंगे तो कटघरे में खड़ा होते हैं ज्ञानेश कुमार, न ही नरेंद्र मोदी, न ही अमित शाह, न ही नीतीश कुमार। ये देखिए इस पैटर्न को, इन दोनों छात्रों ने मास्टर ज्ञानेश गुप्ता को खाली कॉपी जमा किया था। मास्टर साहब ने माथा पच्ची और भेदभाव किए बिना दोनों को एक जैसे ही अंक दिए। लेफ्ट साइड राइट साइड देखिए,
कौशल किशोर जी हैं, जनता दल यूनाइटेड से जीते हैं। इनके ऊपर आप देखिए कितने वोट मिले, 1,07,811। केदार प्रसाद गुप्ता जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, इनको कितने वोट मिले, 1,07,811। वाह, तालियां बजनी चाहिए। दोनों छात्र एक ही तरह के नंबर लेके आए हैं। क्या इस लोकतंत्र में यह संभव है? ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं, आंकड़ों का खेल। क्या यहां ज्ञानेश बाबू को जो चुने हुए लोग हैं वो फंसा दिए, या चुने हुए लोगों की इतनी जी हुजूरी करनी है कि खुद फंस रहे हैं ज्ञानेश बाबू? इन सब की चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो इस वक्त जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं। ज्ञानेश कुमार की बात कर लें आज, उनकी बात जरूरी है। देश के लोकतंत्र का सवाल है, संवैधानिक संस्था है, SIR करवा रहे हैं। SIR में भी माथापच्ची चल रही है बहुत, मैं भी जूझ रहा हूं। कभी आराम से उस पर चर्चा करूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा SIR की इस पूरी पद्धति की, चूंकि मैं खुद 2-4 हो रहा हूं, इसलिए सुनील शुक्ला जी भी 2-4 हो रहे होंगे, और डॉक्टर साहब आप भी हो रहे होंगे। मध्य प्रदेश में भी तो चल रहा है, आप भी हो रहे होंगे। हम सबको अलग अलग वीडियो बनाना चाहिए, हमारे तमाम साथियों तक पहुंचाना चाहिए। हमारे 2 साथी अमलेंदु जी भी हैं, वो भी अभी 2-4 होंगे। लेकिन प्रशांत जी थोड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अभी दिल्ली में शुरुआत नहीं हुई है लेकिन हम लोग वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। BLO बेचारे कितने परेशान हैं अपने आकाओं की जी हुजूरी करने में। डॉक्टर साहब, SIR से लेकर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की मुश्किलें कैसे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं आपको? राजीव जी, आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से ज्यादा चर्चित व्यक्तित्व कौन है हमारे देश में? देखा जाए तो इस वक्त नरेंद्र मोदी उनसे ईर्ष्या कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा चर्चा ज्ञानेश कुमार गुप्ता की हो रही। वजह यह है कि उन्होंने जो कुछ करिश्मा किया है वह पूरी दुनिया में चर्चा का सबब बना हुआ है। डॉक्टर साहब, जिन गड़बड़ियों का जिक्र हम और आप पहले दिन से कर रहे हैं, संयोग देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। उनके पति हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं। उन्होंने ट्विटर पर 12 पोस्ट की हैं, एक पूरा सिलसिला उन्होंने पोस्ट का बनाया, और इसके जरिए उन्होंने बिहार के मैजिक का खुलासा किया है। उन्होंने ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल किया है, बिहार रिजल्ट मैजिक जी। उस जादू को खोलने की कोशिश की। अगर आप उस थ्रेड को देखेंगे, पहले ट्वीट से लेकर आखिरी ट्वीट तक 12 ट्वीट, 12 हैं जी, 12। तो कोई साधारण से साधारण विद्यार्थी जो राजनीति में दिलचस्पी रखता हो, जो चुनाव में दिलचस्पी रखता हो, वो समझ जाएगा कि बिहार का चुनाव किस कदर संदेह के घेरे में है। अब विपक्ष के पास क्या तरीका है? जैसा कि अभी आपने बताया कि दिसंबर में राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष दिल्ली में कोई बड़ी सभा करने जा रहे हैं। संसद के सत्र में भी कोई प्रस्ताव आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग, हम और आपसे भी ट्विटर पर, फेसबुक पर पूछते हैं कि राहुल गांधी इतने सारे आरोप लगाते हैं तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते? बड़ा हास्यास्पद तथ्य है। हमारे आपके जैसे लोग शुरू दिन से 10, 20, 50 बार बता चुके हैं कि अदालत में ज्ञानेश कुमार गुप्ता का बाल बांका नहीं हो सकता। 150 सांसदों को, लगभग 150 सांसदों को बेदखल करके नरेंद्र मोदी ने एक संविधान संशोधन करा लिया था। चुनाव आयुक्त जीवन पर्यंत संरक्षित हो चुका है, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता, उसे कोई सजा नहीं हो सकती। अब एक ही उपाय बचा है कि सदन में, संसद में ले जाकर उसको कटघरे में खड़ा किया जाए, उसके खिलाफ महाभियोग लाया जाए। इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। चुनाव बीतने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, एक न एक नया आंकड़ा सामने आ जाता है। ये जो आपने करिश्माई आंकड़ा बताया, एकदम मिलते जुलते, सही आपने नजीर दी है कि किसी को परीक्षा में
प्रश्न हल करने को दिए गए, 1 से नंबर तो विद्यार्थियों के आए। तो यहाँ 2 नहीं, कई विद्यार्थियों के नंबर 1 से आए हैं जी। अब होना तो यह चाहिए था कि चुनाव आयोग इसका जवाब देता, इसका खुलासा करता, स्पष्ट करता कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसमें ऐसा ऐसा नहीं है और ऐसा है। हमारे आपके सवालों का जवाब न दे, अपनी ही सरकार के मंत्री के पतिदेव के सवालों का जवाब दे देते। वे भी तो पूछ रहे हैं कि चुनाव की घोषणा के दिन कितने वोट थे, गिने कितने गए, प्रतिशत कैसे हुआ, ये 66.91, वो तो 100% से ज्यादा है। कम से कम उनके ही सवालों का जवाब दे देते। जवाब देने के बजाय नेता प्रतिपक्ष के ऊपर अपना एक हरावल दस्ता छोड़ दिया गया है। ये जो सेवानिवृत्त लोग हैं जिनके बारे में अभी आपने चर्चा की, उनमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो युवतियों का पीछा करते हैं सोशल मीडिया पर, अश्लील और कुअर्थी कमेंट करते हैं, 24 घंटे एक्स पर बैठे बैठे हुए लड़कियों की प्रोफाइल ही छानते रहते। ऐसे लोग राहुल गांधी को नसीहत दे रहे। विक्रम सिंह है, राहुल गांधी पे आंखें तरेर रहे थे कल, डीजीपी उत्तर प्रदेश भूतपूर्व। हमारे देश में घुसपैठिए मतदाता नहीं बन सकते, हमारा देश पवित्र मतदाता सूची से चलेगा वगैरह। आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि घुसपैठियों का राग अब भी अलाप रहे हैं गृह मंत्री। हम लोग तो बार बार कहते हैं कि भाई अगर घुसपैठिए थे तो इनमें किसी भी आंकड़ों में दिखे क्यों नहीं। आपने अभी बताया कि कितने लोग मृत हुए, कितने जीवित हैं, कितने सूची में अपडेट हुए। घुसपैठिए वाला तो कॉलम ही नहीं, विदेशी नागरिकों वाला कॉलम नहीं। कुल मिलाकर बिहार का चुनाव हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए एक बेहद घातक घटना के रूप में दर्ज हुआ है। इतनी सारी खामियां सामने आने के बावजूद अगर चुनाव आयोग खुद को पाक साफ करने की कोशिश करने के बजाय विपक्ष को ही घेरने में लग जाए, अपने इस तरह के ट्रोल आर्मी को लगा दे, ये भी ट्रोल आर्मी के रूप में ही काम कर रहे हैं सर, जिनके कच्चे चट्टे सामने आना शुरू हो गए हैं। अभी तो औरों के आएंगे, अभी तो 5-10 ही सुप्रिया श्रीनेत ने खोले हैं। अभी अनौपचारिक बातचीत में प्रशांत जी मेरी किसी खबर का जिक्र कर रहे थे। मध्य प्रदेश के रिटायर्ड आईएएस हैं पी राजगोपाल नायडू, 32 साल पहले की मेरी कतरन अखबार की कहीं से आ गई सुप्रिया जी के पास, उन्होंने उसे ट्विटर पर डाल दिया। ऐसी इन सब अधिकारियों की अनगिनत खबरें हैं। किसी की यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, करोड़ों रुपए मिले थे। ये लोग उपदेश दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। चर्चा में कहा था इनमें से किसी एक ने भी देश के सामने मौजूद चुनौतियों पर एक शब्द न बोला न लिखा, सरकार से कभी कोई सवाल नहीं पूछा, और आज लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करने वाले को कटघरे में खड़ा कर। तो मेरा मानना तो राजीव जी अभी यही है कि बिहार चुनाव का जैसे जैसे खुलासा होता जाएगा, हमारे लोकतंत्र और संविधान पर संकट गहराता जाएगा, क्योंकि इसका निदान करते हुए कोई नहीं दिख रहा, कोई कोर्स करेक्शन करते नहीं दिख रहा कि सरकार या आयोग अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हो। हम मान सकते हैं प्रशासनिक प्रक्रिया में, सरकारी कामकाज में गड़बड़ियां हो सकती हैं, थोड़े बहुत नाम गलत कट सकते हैं या जुड़ सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लाखों की तादाद में नाम जुड़ रहे हैं। बंगाल को लेकर भी अभी शायद अभिषेक बनर्जी ने कोई बयान दिया है, वहां कितने लाख लोगों के नाम काटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये बहुत गंभीर खतरा है राजीव जी, अब देश को सचमुच में सोचना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, देश को सचमुच में सोचना पड़ेगा। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए, और क्या सचमुच ये चुनाव आयोग, और चूंकि अब एसआईआर का मामला धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है, बढ़ रहा है, और अभी तो दायरे में 12 और राज्य आए हैं, केरल उसमें बहुत, केरल के सामने चुनौती है कि वहाँ अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने हैं, और केरल सरकार का कहना है कि आप एसआईआर इसके बाद करवाइए, लेकिन वहाँ पर चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं जी, 6 तारीख को इलेक्शन है, 4 तारीख को पूरा सब कुछ फाइनल होना चाहिए। तो ये लड़ाई चल रही है। आखिर इस लड़ाई को लेकर, और इस लड़ाई के साथ साथ अगर देखा जाए तो जो विपक्ष अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है, यानी एक तरफ विपक्ष, एक तरफ चुनाव आयोग। चुनाव आयोग दिखता है कि हाँ, उसके ऊपर, उसके सिर पे किसी का हाथ है, सत्ता पक्ष का हाथ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और होगा क्या है तभी तो,
लेकिन क्या यह लड़ाई आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देती है? विपक्ष बनाम चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की पद्धति, जो भी कह लें। तंत्र बनाम चुनाव आयोग है राजीव जी। जी। और एसआईआर की प्रोसेस प्रक्रिया जब अचानक लाई गई थी और इस फीडबैक के बाद लाई गई थी कि स्थिति बीजेपी की बहुत खराब है बिहार में, तब ये अचानक 24 जून की रात को आया था, ये बगैर किसी भूमिका के, बगैर किसी कंसल्टेशन के। तब भी हम लोगों ने ये कहा था कि एसआईआर जो है वो बीजेपी के लिए एक कस्टमाइज वोटर लिस्ट बनाने का काम कर रहा है, और ये धीमे धीमे हम एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि जहाँ पे सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सिंगल पार्टी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, बाकी पार्टियों का वजूद इतना नगण्य कर दिया जाएगा कि उनकी मौजूदगी तो रहेगी लेकिन उनका कोई असर नहीं होगा। तो इसी तरफ एसआईआर को लेकर हम लोगों ने आशंकाएं जाहिर की थी, और बिहार उसका पहला टेस्ट केस था। और बिहार ने साबित कर दिया कि जो हम लोगों की आशंका थी, जो हम लोग कह रहे थे डीबी लाइव में, वो 100% सही निकला। बिहार में जो डिलीवर किया एसआईआर ने गवर्नमेंट, वो जन आकांक्षाओं के मुताबिक नहीं किया। तमाम सारे जो लोग सड़कों पे चाह रहे थे, जो लोगों की इच्छा थी, वो डिलीवर नहीं हुआ। अब उसको डैमेज कंट्रोल के लिए बहुत सारी स्टोरीज लाई गई। देखिए, कोई भी जब एक अपराध होता है तो उसके पीछे कहानी बनाई जाती है। तो कहानी ये बनाई गई, जीविका दीदी, उसका असर रहा होगा, मैं इसका डिनायल नहीं कर रहा हूँ, असर बिल्कुल रहा होगा। लेकिन क्या सिर्फ जीविका दीदी ने बिहार की सरकार बना दी, 90% स्ट्राइक रेट बीजेपी को दिला दिया? ऐसा नहीं है। तो ये तमाम सारी कहानियां बनाई गई। कुछ लोगों को फीड किया गया कि बीजेपी बड़ी ग्राउंड पे मेहनत कर रही थी। इस बार पन्ना प्रमुख का जिक्र नहीं आया, जो हमेशा रहता है, लेकिन पन्ना प्रमुख तो अब चुनाव आयोग ही पन्ना प्रमुख है। तो सवाल ये कि ये सब कहानियां बनाई गई कवर अप करने के लिए। लेकिन बीजेपी, देखिए, जो व्यक्ति अपने आरोपों के केंद्र में होता है उसको मालूम होता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये तमाम कहानियों का असर नहीं हुआ। लोगों के अंदर धारणा बनी हुई है कि ये जो इलेक्शन रिजल्ट है ये फ्रॉड है, ये धांधली है, ये स्कैम है, ये जन विरोधी है और लोकतंत्र की हत्या हुई है बिहार में। ये लोगों की भावना है जो सामने आ रही है। विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं, तमाम लोग बोल रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, जो अभी आपने दिखाए कि कैसे दो लोगों के मत जो है एक जैसे हो सकते हैं। राजीव जी, आपने दफ्तर में भी अगर 40 लोगों के बीच में भी कोई एक वो कराएंगे पोलिंग, तो वहां भी 40 लोगों के बीच भी दो लोगों के एक जैसे नंबर नहीं आएंगे। लाखों मतदाताओं के बीच में आइडेंटिकल नंबर ये कहीं से जनरेट हो रहा है, ये कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये मशीन जनरेटेड रिजल्ट है जो हमको सामने दिखाई दे रहा है। तो अब ये सब कुछ काम नहीं कर रहा था, तो ये 272 दीवाने सामने आ गए, जिनको सोशल मीडिया में उनका बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया, किसने क्या घोटाले किए हैं, कोई घोटालेबाज है, कोई जो है वो माइनर्स को ब्लैकमेल करता है, भी राकेश पाठक जी बता रहे थे, कोई अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के चार्जेस हैं, कोई लड़कियों के फोटो पे कमेंट करता है सोशल मीडिया पे। ऐसे लोगों को राहुल गांधी के सामने लाके खड़ा किया गया। तो ये एक और मतलब जिसको कहें कि एक आपने जो वार चला वो भी खाली चला गया। और धीमे धीमे क्या हो रहा है कि ये सोशल मीडिया के जरिए नीचे तक ये बातें जा रही हैं। जहाँ वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, जहाँ पे मजबूत है विपक्ष,
वहां पे ये बातें बड़ी जोरों से जा रही हैं और एक जिसको कहें कि एक बड़े नेशनल मूवमेंट की जमीन तैयार हो रही है। जी। अब विपक्ष को, राहुल गांधी को नए अलायंसेस बनाने चाहिए एसआईआर के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, डेमोक्रेसी के पक्ष में। ज्ञानेश कुमार जी के बारे में मेरा मानना यह कि ज्ञानेश कुमार जी डिलीवर क्या कर रहे हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ज्ञानेश कुमार जी मोदी जी को डिलीवर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर उनको वो डिलीवर कर रहे हैं तो वहीं से आदेश आ रहा है, वही उन्होंने अपॉइंट किया है। अपॉइंटमेंट कमेटी भी ऐसी बनाई गई कि किसी को इसमें रोल नहीं होगा। तो ज्ञानेश कुमार हो, कल राजीव कुमार थे, आगे कोई रमेश कुमार होगा। ये बेसिकली लड़ाई जो है, ये जो नरेंद्र मोदी का जो रिजीम है, जो मूल रूप से संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ काम करता है तमाम तरीके से, सुप्रीम कोर्ट को वो कर देना, चाहे वो एजेंसियों का इस्तेमाल हो, चाहे वो मीडिया ऐसा खड़ा कर देना जो कि गालीबाज हो, जो देश का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में दिन रात लगा हो। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर भारत के लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा किया गया है और वो स्ट्रक्चर कुछ कॉर्पोरेट लोगों के हित में काम करता है और पॉलिटिकली मोदी जी को डिलीवर करता है। ज्ञानेश कुमार उसका एक हिस्सा है, एक किरदार है। बड़ी लड़ाई तो इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ है जो संविधान विरोधी है, जो सामाजिक न्याय विरोधी है, जो मनुवादी है और जो प्रो कैपिटलिस्ट है। और उसका एक तरीका यह है कि हाँ भाई, चुनाव भी जनता को हाथ में मत दो, आर्थिक अधिकार छीन लिए, राजनीतिक अधिकार भी छीन लो। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि खुद बीजेपी की तरफ से इस बात की स्वीकृति हो रही, एडमिशन हो रहा है कि ये पूरी बातों का असर नीचे तक है। तभी ये कभी 272 लोग आते हैं, कभी बीजेपी के नेता मेहनत करते हैं, ये आता है, तो कभी तमाम तरीके के नैरेटिव फ्लोट किए जाते हैं। लेकिन जमीन तैयार हो रही है और बड़े हमले कांग्रेस के खिलाफ, बहुत हमले किए जाएंगे। अभी देखिए प्रधानमंत्री का, आखिरी बात कह रहा हूँ, कि जब उनका भाषण सुनिए, जब बिहार के चुनाव के बाद उनका पूरा भाषण कांग्रेस पे केंद्रित था। कांग्रेस में स्प्लिट हो जाएगा, कांग्रेस में ये हो जाएगा, कांग्रेस ऐसी, कांग्रेस वैसी। अरे भाई, आप चुनाव जीत कर आए हैं, आप बिहार के भविष्य की बात कीजिए ना। कांग्रेस पार्टी अपने आप को देखेगी। तो पूरा भाषण उनका कांग्रेस में, और अभी आगे आप देखिएगा कि ये जो इनका मीडिया है, गोदी मीडिया, ये काफी कांग्रेस पे भी काफी समय बिताने वाला है। जी राजीव जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप आखिर में कर रहे थे कि कांग्रेस के स्प्लिट की बात, यानी कांग्रेस में यहां कांग्रेस को दो टुकड़े होने या करने की जो बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, और उसमें भी जिस दिन रिजल्ट आया है उस दिन उन्होंने ये भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने ये बात कही और लगातार ऐसी इच्छा जाहिर होती रही है। कई ऐसे लोग हैं जो ये बात कहते रहे हैं कि कांग्रेस में स्प्लिट होने वाला है और कांग्रेस दो टुकड़ों में बंट जाएगी। ये तो कल की बात है, बटेगी नहीं बटेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस वक्त आपको अपने जश्न की बात करनी चाहिए, जिस वक्त आपको अपने कुनबे की बात करनी चाहिए, उस वक्त आप कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं। एक बात और यहां रखना चाहूंगा, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था, कई सारे साथी कह रहे हैं कि बिहार की खूब चर्चा हो गई, एसआईआर की खूब चर्चा हो गई, इससे अलग निकलिए। कोई साथी हमारे कह रहे हैं कि अमेरिका की बात कीजिए, कि अमेरिका ने कल जो रिपोर्ट दी है और अमेरिकन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के हाथों हार गया था ऑपरेशन सिंदूर में। उस पर आप वीडियो देख सकते हैं, हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी के वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें हमारे विचार ऑलरेडी हैं। लेकिन दूसरी बात दोस्तों इतना ज़रूर है कि जब भारत की बात आएगी, मैंने लिख के भी जवाब भी दिया है, लिख के भी कह रहा हूं और ऐसे भी, जब और कल भी बोला था, जब भारत हमारे देश की बात आएगी तो हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं होगा, नरेंद्र मोदी भी नहीं होंगे। तो इसलिए साफ साफ है कि यहां अमेरिका कहे कि इंग्लैंड कहे कि कोई और कहे, हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान ने हमको हरा दिया था। वो चैप्टर वहां इस जगह पे क्लोज कर दीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है
कि भारत को भारत में किसने हराया, तो चुनाव आयोग ने हराया। भारत का आज की तारीख में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो भारत के अंदर बैठे हुए लोग हैं, वैसे लोग जो आज भारत के इस चारों स्तंभों को, चारों नींव को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए इस पर चर्चा जरूरी है, इस न्यायपालिका पे चर्चा जरूरी है, इस विधायिका पे चर्चा जरूरी है, ऐसे तमाम ऐसे स्तंभों पे चर्चा जरूरी है, मीडिया पे चर्चा जरूरी है, क्योंकि सारे खोखले हो रहे हैं। इसलिए इस पर जरूरी है बात करना। इसलिए आप लोग, आपसे माफी चाहूंगा मैं कि आप लोगों को लगता है कि बार बार हम एसआईआर की बात क्यों कर रहे हैं, बार बार हम ज्ञानेश कुमार की बात क्यों कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से, जब से बिहार में एसआईआर की चर्चा शुरू हुई, तब से अकेला डीबी लाइव है, अकेला हम लोग हैं यहां, हमारे जितने साथी हैं जो एसआईआर पे बात कर रहे हैं। कितनों ने इतनी बातें की। और आप सुप्रीम कोर्ट जाइए या किसी भी कोर्ट में जाइए, जो डॉक्टर राकेश पाठक जी जो बात कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण, जब 150 सांसदों को बाहर निकालकर चुनाव आयोग को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने ऑलरेडी नियम बना लिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है वो आप देखिए, सुनवाई में दलीलें क्या दी जा रही हैं, एक ज्ञानवर्धन के हिसाब से उसको आप समझिए, सुनिए, देखिए। दलीलें हम लोग आप तक पहुंचाते हैं हिंदी में। आज भी उमर खालिद, शर्जिल इमाम और गुलफिशा फातिमा, मीरन हैदर, इन तमाम के ऊपर जो दलीलें पेश की गई सुप्रीम कोर्ट में, उन दलीलों को भी हमने दिन में आप तक पहुंचाया है। तो उन चीजों को भी देखिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश में चल क्या रहा है। जैसे ही ये चुनाव और रिजल्ट आया है, जैसे एनडीए को 202 सीटें आई हैं, माफी चाहूंगा हमारे ही साथियों में से लगभग 90% जो सोशल मीडिया कंज्यूम करने वाले लोग, 90% लोग बह गए। उनको दिखने लगा कि एनडीए की जीत इसलिए हुई क्योंकि एनडीए के पक्ष में हवा थी, लहर थी। लेकिन भाई साहब माफी चाहूंगा, आप जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तब तो आपको नहीं दिखाई दिया, तब तो आपने ऐसी रिपोर्टिंग नहीं की कि आपने तब नहीं बताया कि हाँ यहां आंधी चल रही है एनडीए की, 202 सीटें, 205 सीटें या 200, अब की बार 200 पार हो जाएगा एनडीए। इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी धैर्य रखिए। बहुत कुछ है। ज्ञानेश बाबा जो हैं, ये इनके जो कारनामे हैं ये सामने आना चाहिए, और ये सामने नहीं आएंगे तो आप ये तय मानिए कि वहाँ मात्र 70 लाख, 69 लाख, 69 लाख या 65 लाख, जो भी कह लीजिए। आखिर क्या जरूरत है परकला प्रभाकर को, जिनका जिक्र कर रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी। परकला प्रभाकर जो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं, क्या जरूरत है उनको 12 थ्रेड में 12 ट्वीट करने का और बिहार के पूरे जो कच्चा चिट्ठा है देने का। अगर आप लोग ट्विटर पे जाते हो तो जाके देखिए उनके उस ट्वीट को। हमारे यहाँ भी वीडियो उस पे बना हुआ है, आप हमारे वीडियो को भी देख सकते हैं। परकला प्रभाकर, बहुत जल्दी उनसे बातचीत भी हम करेंगे और वो भी आप तक पहुंचाएंगे। क्या जरूरत है, देश के वित्त मंत्री के पति आराम से रहते, अपनी पत्नी का गुणगान करते रहते, लेकिन इस देश की चिंता उन्हें भी है। इसलिए तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं बस यही कहता हूं कि थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत जरूरी है। एसआईआर को अगर आपने नहीं पकड़ा, इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने में आपका भी उतना ही योगदान होगा, यह तय मानिए। इसलिए आपको जरूरत है कि कम से कम इस चुनाव की पद्धति पर उंगली उठाइए, जो चल रहा है उस पर। इसकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, क्योंकि यहां धांधली और सिर्फ धांधली, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम लोग कह रहे हैं, जो विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं। हमारा तो काम है उन चीजों को आप तक पहुंचाना। हम बैठकर उन विश्लेषणों का विश्लेषण करते हैं, बस यही करते हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे समझूं कि ये पूरा बिहार चुनाव ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। बिहार तो लोकतंत्र की जननी है, वैशाली, और वहीं से अगर रिगिंग की बात आए तो फिर चर्चा तो होगी। और ऐसे में जब अब एसआईआर में जितनी चीजें चल रही हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कम से कम इतना तो हुआ कि उसमें आधार कार्ड को जोड़ा गया, कम से कम इतना तो हुआ कि कई लोगों के नाम जो और कटते, 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ लोगों के नाम बिहार में कटते, वो बच गए। और वो घुसपैठिए आज तक खोजे जा रहे हैं। कौन है घुसपैठिए? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी।
एसआईआर का मुद्दा केवल मतदाता सूची बनाने, बिगाड़ने, लोगों के नाम काटने, लोगों के नाम जोड़ने तक ही सीमित नहीं है। अगर आप एसआईआर के मुद्दे पर मौन होते हैं तो जो निर्वाचन आयोग, जिसे एक तटस्थ और पारदर्शी भूमिका की उम्मीद की जाती है एक संवैधानिक संस्था होने के नाते, आप उसके उन भूमिकाओं को नजरअंदाज करते हैं जिससे पूरा का पूरा लोकतंत्र प्रभावित होता है। केवल एसआईआर थोड़ी इतना मत नहीं रह गया कि आपने नाम काट दिया और अपने नाम जोड़ दिया। पहले तो एसआईआर ही अपने आप में गलत है, यह निर्वाचन आयोग ही गलत काम कर रहा है। क्यों एसआईआर कराएंगे आप? क्यों लोगों से आप अभिलेख मांगेंगे? आप प्रत्येक नागरिक को मतदाता क्यों नहीं मांगेंगे? आपका काम तो यह है नहीं। इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक इस देश का मतदाता है। अब ये भारत सरकार का गृह मंत्रालय तय करे कि जिन लोगों का मतदाता सूची में नाम है उसमें से कितने लोग हैं ऐसे हैं जो बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, काठमांडू, भूटान या इंग्लैंड, जापान कहीं से आए हुए हैं। वो खुद के बता दे, उनका नाम अलग कर दे। भाई 100 लोगों में मैं मान लेता हूं कि 2, 4, 5, 10, 15 ही तो लोग होंगे ना। आप उनको छंट लीजिए, आगे पास तंत्र है बकायदे। मुझी से आप क्यों इस बात का अभिलेख मांग रहे हैं कि मैं इस यहाँ का मतदाता हूं कि नहीं हूं? और आप जो आधार कार्ड की बात कर रहे हैं ना, ये बहुत इस आधार कार्ड से किसी को कोई लाभ नहीं है। आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बयानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बार बार कह रहे हैं कि आधार कार्ड न तो जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है और न ही नागरिकता का प्रमाण पत्र है और न ही निवास का प्रमाण पत्र है। आपको इसके साथ एक अन्य अभिलेख देने पड़ेंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आधार कार्ड पर्याप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर उन्होंने लेना शुरू कर दिया, लेकिन उसके आधार पर आप मतदाता सूची में बने रहेंगे, यह संभव नहीं है। और यह बात मैं कोई कल्पना करके नहीं कर रहा हूं, सम्मानित ज्ञानेश कुमार जी का बयान कोट कर रहा हूं आपके सामने। उन्होंने कई बार इस बात को कहा। उन्होंने और सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर के उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में निर्वाचन आयोग ने कि वो आधार कार्ड और ईपिक कार्ड और तमाम और जो कार्ड्स हैं उनको स्वीकार नहीं करते। वह कोई भी कार्ड स्वीकार नहीं करते जो जिस देश के नागरिकों के पास है। वह ऐसे कार्ड्स मांग रहे हैं, ऐसे अभिलेख मांग रहे हैं जो अधिकांश के पास नहीं है। आप बिहार में खड़े होकर के मांगेंगे कि आप सरकारी नौकरी का दस्तावेज दीजिए, जहां केवल 14% लोगों के पास स्थिति बनी हुई है, उनके पास नौकरी के दस्तावेज है। कहां से ले आएंगे लोग? निर्वाचन आयोग ने जो पूरे के पूरे निर्वाचन कराने की पद्धति को अपनाया है, ये बड़े सवाल है। आपने 90 लाख जीविका दीदियों को इलेक्शन के ड्यूटी में लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई? उन जीविका दीदियों को जिनको सत्तारूढ़ दल ने 10,000 रुपए दिए उनकी जेब में। 1,35,00,000 हैं जीविका दीदियां। 1,35,00,000 को पैसा दिया है और 90 लाख की ड्यूटी लगाई है, जिन्होंने निर्वाचन की प्रक्रिया में सक्रिय योगदान किया। उनको जिम्मेदारी आपने दी कि वो मोबिलाइज करके मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाएंगे। क्यों लाएंगे? अब आपको तो पहले ही संदेह होना चाहिए कि जिन लोगों को इस सरकार ने 10-10 हजार रुपए दिए, चुनाव के दौरान दिए, और लगातार देती रही, उनको आपने चुनाव ड्यूटी पर जो मोबिलाइज करने जाएंगे तो क्या मोबिलाइज करेंगे? वो क्या वो इस बात का ज्ञान देंगे कि आप जिसको चाहिए उसको दीजिए? ये बिंदु है मतदान करने की, इसलिए आप मतदान की प्रक्रिया में भाग लीजिए। जो अन्य सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारियों को ही निर्वाचन की ड्यूटी में लगाया जा सकता है। आपने जीविका दीदियों को लगाया। इन जीविका दीदियों को आपने जब लगाया तो क्या सोच के लगाया? किसको इससे फायदा होगा? यह निर्वाचन आयोग की भूमिका है। निर्वाचन आयोग ने जब सत्तारूढ़ दल ने बिहार में जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा की, क्यों नहीं रोक लगाई आपने उस पर? पैसा देना कौन सा योजना को बढ़ाना है? और वह भी एक ऐसा पैसा देने का कार्यक्रम जो चुनाव की जस्ट पहले घोषणा की गई। एक सामान्य सा नियम है कि चलते हुई योजनाओं को रोका नहीं जा सकता। योजनाओं को रोका नहीं जा सकता ना। पैसा देना कौन सी योजना है? अरे आज उसको पैसा दे रहे हैं, आपके चुनाव के बाद जो नई सरकार बनेगी वो पैसा देगी, आप पैसा नहीं दे सकते। और निर्वाचन आयोग ही इस देश में इस तरह के आर्थिक सहायताओं के वितरण पर रोक लगाता रहा है।
दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक से जहां चुनाव होते हैं इस तरह के आर्थिक वितरण पर रोक लगाया जाता रहा है, आपने क्यों नहीं लगाया? आप क्यों प्रोत्साहित करते रहे? जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले आए उन पे कब आपने रोक लगाने की कोशिश की? एसआईआर केवल एक ऐसा विषय नहीं है कि आप मतदाताओं का नाम काट दिया, मतदाताओं का नाम आपने जोड़ दिया। अन्य राज्यों से रेलगाड़ियों में भर करके मतदाता लाए जाते रहे बिहार राज्य में, आप मौन रहे। अगर संस्थाएं नहीं काम करेंगी, अगर परंपराएं काम नहीं करेंगी, उन परंपराओं का अनुसरण मजबूती के साथ नहीं किया जाएगा, तो आप लोकतंत्र बचा सकते हैं क्या? बड़ा सवाल यह है। एसआईआर केवल एसआईआर का मुद्दा नहीं है, और ये केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है। और दूसरी चीज, आप समय समय पर सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने वाले निर्णय लेते रहे। आपने जो नियम लागू किया बिहार में, उसमें से कई नियम आपने बदल दिया। अन्य जो 12 राज्यों में जो एसआईआर होने जा रहा है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो व्यक्ति अगर किसी मतदान केंद्र पर अगर वो मतदाता नहीं है, वहां भी वो बीएलए हो सकता है। क्यों हो सकता है? वो किसको पहचानेगा? जी। अगर कोई व्यक्ति रहने वाला जेवर का है और वो नोएडा में आकर, ग्रेटर नोएडा में आकर के बन जाए बीएलए, तो किसको पहचानेगा? वो बीएलए की भूमिका क्या होती है? बीएलए किसी व्यक्ति की उपस्थिति नहीं है, एक ऐसे राजनीतिक प्रतिनिधि की उपस्थिति है जो इंश्योर करेगा कि जिनके नाम दिए जा रहे हैं वह व्यक्ति इस इलाके में रहता है, वह व्यक्ति यहाँ का वासी है। उस व्यक्ति की पहचान जो है वो सुनिश्चित करना है। बाहर का आदमी कैसे सुनिश्चित कर सकता है इसको? और क्यों आप इसकी अनुमति देंगे? और इस अनुमति देने के पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है? इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? इसके दुष्परिणाम क्या ये नहीं हो सकता कि कोई भी राजनीतिक दल भाड़े पे लोगों को लाकर रख देगा, अराजकता में विश्वास करने वालों को लाकर रख देगा? ये संभव नहीं है क्या? क्यों आपने अनुमति दी? जो आप इससे वो उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है जिस उद्देश्य के लिए बीएलए की तैनाती की गई है। एसआईआर का मुद्दा सामान्य मुद्दा नहीं है, एसआईआर को व्यापकता के साथ देखना पड़ेगा। जी। और जो लोग इस एसआईआर को लेकर के जिस तरह से निर्वाचन आयोग इस देश में लागू करने का प्रयास कर रहा है, इससे हमारे न तो हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, न हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं मजबूत हो रही है। तटस्थ और ईमानदारी से के बगैर कराया गया चुनाव, उससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। वो जनादेश नहीं है। जनादेश इसलिए आवश्यक, जनादेश तभी जनादेश होगा जब वह स्वतंत्र रूप से कराया जाए, पारदर्शी तरीके से कराया जाए। आप मतदाता सूची में कोई पारदर्शिता नहीं रखेंगे, जिसका नाम चाहेंगे जोड़ देंगे, जिसका नाम चाहे घटा देंगे, और उसकी सूची प्रकाशित नहीं करेंगे। आप ये नहीं बताएंगे अगर मिस्टर ए का नाम अगर आपने काटा है तो क्यों काटा है। आप ये भी नहीं कहेंगे कि मिस्टर ए को नाम काटने के बाद आपने कोई नोटिस दी है तो किसको दी गई और उन्होंने जवाब क्या दिया, उसके नोटिस पर किसने भी निर्णय लिया, यह भी आप नहीं करेंगे। अगर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना एक व्यवस्थित चुनाव की प्रक्रिया है, तो इसको लागू करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप क्यों करेंगे किसी व्यक्ति को, आप किसी भी संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों को इस तरह की छूट कैसे मिल सकती है कि कोई भी निर्णय लेंगे, उनके निर्णय के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, कोई जांच नहीं हो सकती। ये इस तरह की छूट और इस तरह का संरक्षण तो संविधान में किसी को नहीं दिया गया है। जब तक वह व्यक्ति उस पद पे है तब तक उसको इस बात का संरक्षण मिलेगा। बाद में क्यों नहीं होगा? उसके कार्यों का मूल्यांकन क्यों नहीं होगा? क्यों नियम आपने बनाए? आप क्या यह सुनिश्चित नहीं करना चाहेंगे कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी जा रही है उसका वो सम्यक निर्वाह करेगा, उसको आप संरक्षण दे देंगे कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपके पद से हटने के बाद भी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या उद्देश्य हो सकता है इसका? आपको क्यों नहीं एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग चाहिए? एक ऐसा निर्वाचन आयोग जो किसी के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ना हो, केवल संविधान और संविधान की व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता हो। क्यों नहीं चाहिए आपको निर्वाचन आयोग? ऐसे तो एक पारदर्शी तरीके से नियुक्ति क्यों नहीं करना चाहते आप? ये तमाम विषय हैं। एसआईआर केवल इस विषय ये केवल इस बात तक नहीं सीमित होना चाहिए कि किसका नाम रहेगा या नहीं रहेगा। ये इतना व्यापक विषय है कि इस देश में चुनाव पारदर्शी तरीके से होंगे कि नहीं होंगे। जी, चुनाव की प्रक्रिया में आम नागरिक भाग ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। और अगर इसको रोकने की कोशिश की गई तो ये हमारे लोकतंत्र पे बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एसआईआर
अगर आपको रिवीजन करना ही है, मतदाता सूची में लगातार अनवरत ये काम चलता है, उसमें रिवीजन होते हैं, लेकिन रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप इस ढंग से रिवीजन कीजिए कि आधे लोग छूट जाएं, मैक्सिमम, वो भी जो उतनी पहुंच नहीं रखते हैं, जो दिहाड़ी पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो कहां से कैसे करेंगे? फ़ोटो खिंचवाना, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाना, डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो उसके लिए ऊपर से यानी कुछ पैसे देना, ये सब काम, सेवा शुल्क जिसको कहा जाता है, वो करवाना, ये कैसे होगा आखिर? और ये बिहार में चर्चा हो रही थी, अब देश के 12 राज्यों में और चर्चा हो रही है, धीरे धीरे पूरे देश के 2800 राज्यों में आप करेंगे, उसके अलावा यूटी। क्या चुनाव आयोग ने ये सोच रखा है कि पूरा अपने कब्जे में, यानी जो अभी सत्ता पक्ष है उसके कब्जे में पूरे देश को, देश की सरकारों को इसी हिसाब से दे दिया जाए? जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। लेकिन जब बिहार की चर्चा हम करते हैं और बिहार में जिस ढंग से के रिजल्ट हैं, प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। बिहार को बहुत नजदीक से आपने देखा, 5 महीने 6 महीने आप बिहार में गुजारे चुनाव से पहले, और आपने एक एक पल पल कैसे वहां बिहार में चुनाव बदल रहा था, उसी बीच कैसे SIR आया, ये सब कुछ देखा है आपने। अब उपेंद्र कुशवाहा जी को बड़ी चिंता हो गई है कि उनकी पार्टी कहीं टूट न जाए। देखिए लंबा चौड़ा अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को 4 सीटें आई हैं, और उनका बेटा जो बिना कुछ बने हुए न MLC है न MLA है, मंत्री साहब बन गए हैं। इसके बाद से पत्नी साहिबा जो है वो विधायक बन गई, स्नेहलता जी। खुद उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा सांसद हैं, बचे थे बेटे, बेटा साहब जो है वो मंत्री बन गए, बल्ले बल्ले। तो ये बिहार में है। परिवारवाद की बात करते थे नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन सब पे वार करती थी बीजेपी। अब वो उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि वहां बिहार में क्या चल रहा है। इसलिए बिहार की चर्चा जरूरी है दोस्तों, इसलिए जरूरी है। बिहार की चर्चा करेंगे तो दिल्ली हिलेगी, इसलिए। और आप क्या चाहते हैं कि बिहार की चर्चा बंद कर दें? बिहार की चर्चा करेंगे तो चुनाव आयोग हिलेगा, इसलिए बिहार की चर्चा जरूरी है। प्रेम कुमार जी। क्या राजीव जी, देखिए बिहार की चर्चा तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार के चुनाव के आईने में हम देश में पनप रही तानाशाही प्रवृत्ति को, विध्वंस होते लोकतंत्र को और सरकार की उन बुरे बर्ताव को, बुरे पैटर्न को समझते हैं जो थोपा जा रहा है इस देश पर। देखिए परिवारवाद की परिभाषा बीजेपी अक्सर देती है कि परिवारवाद बाप के बाद बेटा बनना नहीं है। परिवारवाद तो ये है कि इस व्यक्ति का बेटा ही अध्यक्ष होगा, कुर्सी संभालेगा, वगैरह वगैरह, इस तरीके से। तो अब बिहार में वही परिभाषा अब ये तय है कि चाहे लोजपा हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उसमें मंत्री या पार्टी का प्रमुख वही होगा जो उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी ही परिभाषा में अब समझने की में दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी ओर होता है तो परिवारवाद नहीं है, लेकिन लालू परिवार उनको दिखता है, गांधी परिवार उनको दिखता है, वो सारी चीजें हैं। बहरहाल परिवारवाद को वो चुनाव में भंजा ले जाते हैं, भंजा ले गए हैं, ये आप मान सकते हैं। इसी तरीके से जैसे अभी SIR को लेकर के बात होती है तो घुसपैठिया जबरदस्ती लाया जाता है। बीजेपी की ओर से घुसपैठिया को भगाने के लिए SIR जरूरी है, ऐसा नैरेटिव बिल्डअप करने का प्रयास हो रहा है। जो SIR का विरोध कर रहे हैं वो घुसपैठिए का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। इसी नैरेटिव के साथ में बंगाल में वो जाना चाहते, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि घुसपैठिए का SIR से कोई संबंध नहीं है। न तो आपने कहा भी कि न तो बिहार के चुनाव में एक भी घुसपैठिया मिला और न बंगाल में मिलने वाला है, क्योंकि SIR का मकसद घुसपैठिया पकड़ना नहीं है। SIR का मकसद सरकार चोरी करना है जी। और सरकार चोरी करने, वोट को चुराने, वोट का हस्तांतरण एक जगह से दूसरे जगह कराने, इसके लिए जो पैटर्न है, वोटर डिलीशन, वोटर एडिशन और भी जो
कुछ वो अपना सकते हैं और नई नई चीजें वो अपनाएंगे, वो एसआईआर के बहाने करना चाहते हैं। लेकिन इस पर बात न हो, और बात सिर्फ इस पर हो कि जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं वो तो घुसपैठिए के समर्थक हैं, इस पर वो बहस को ले जाना चाहते हैं। अब इस बारीकी को समझना पड़ेगा जनता को कि भाई ये घुसपैठिया बोलते हैं, इतने साल तो हो गए, डबल इंजन की सरकारें हैं। यही नरेंद्र मोदी जब अपोजिशन में होते थे तो कहते थे कि देश की सुरक्षा का जिम्मा मनमोहन सरकार के पास है, ये घुसपैठिए कैसे हिंदुस्तान में घुस जाते हैं, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और जवान क्या करते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के भाषण हुआ करते थे। आज वही सवाल उनसे पूछा जाए तो उन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। अब ये देखें, आज नीतीश मंत्रिपरिषद में विस्तार भी हो गया विभागों का। पहली बार ऐसा हुआ है 2 दशक में कि गृह मंत्रालय छिन गया नीतीश कुमार जी के हाथ से। नीतीश को देखिए, एक पैटर्न मैं बताता हूं, बहुत सब जगह ये लागू होगा, जिसको फांसीवादी पैटर्न बोलते हैं। फांसीवाद जो होता है वो क्या होता है? फांसीवाद होता है कि किसी को लहूलुहान करके, प्रताड़ित करके, परेशान करके, बेबस करके अपना फॉलोअर बना लेना, अपने पीछे चलने के लिए बाध्य कर देना, ऐसा तंत्र विकसित करना कि लोग मजबूर हो करके उनका साथ दे। वो उदाहरण होता है ना कि एक चिकन उठाते हैं, उसका एक एक चुआ उतार करके फेंक देते हैं और उसके बाद लहूलुहान अवस्था में उस चिकन को जमीन पर रख देते हैं और फिर उसको चावल डालते हैं। वो चावल खाने के लिए चिकन जब उसके पीछे पीछे चलता है तो कहते हैं कि देखो, हमने उसको लहूलुहान किया लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे पीछे आ रहा। दरअसल वो चिकन उसके पीछे पीछे नहीं जाता है, वो तो भूख से जाता है, चावल के लिए जाता है, जो उसके लिए जिंदा रहने की शर्त हो जाती है। लेकिन वो क्रूर कहता है कि हमने इसको लहूलुहान किया लेकिन फिर भी वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। यही पैटर्न आप नीतीश सरकार में भी देख सकते हैं। नीतीश कुमार और जेडीयू उनके पीछे पीछे है। आप एलजेपी में भी देख सकते हैं, उसके एलजेपी को टुकड़े टुकड़े कर दिया, चाचा भतीजा में बांट दिया, पार्टी को बांट दिया। आप यही चीज उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ करके शिवसेना में भी देख सकते हैं कि इसने क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त करते हुए पहले तो ये लहूलुहान करते हैं, उसके बाद उसको फॉलोअर बनाते हैं। राजनीति में भी आप देखते हैं, आप उन 272 IAS अफसरों में भी ये बात देख सकते हैं जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। चुनाव आयोग के खिलाफ चिट्ठी लिखनी चाहिए तो आप राहुल गांधी के खिलाफ लिखते हैं। ये लोग भी वही हैं, ये लोग भी किसी न किसी, देखिए फांसीवाद केवल प्रताड़ित ही नहीं करता है, वो भ्रष्ट भी बनाता है, भ्रष्ट भी बना करके अपना फॉलोअर रखता है। ये 272 लोगों में वो सारे लोग हैं जिनकी फाइलें बनाकर रखी हुई हैं, जिनके घर परिवार भ्रष्ट हैं, उनकी फाइलें बनाकर रखी हुई हैं। जो सोच से कुछ लोग उनके साथ हैं, कुछ लोग भ्रष्ट आचरण के कारण मजबूरी में उनके साथ हैं, कुछ लोग उनके नैरेटिव में चलने के लिए जातीय और दूसरे ईगोज के साथ हैं और उनके साथ होकर के क्या कर रहे हैं। वही फांसीवाद कैसे मजबूत होगा, कैसे डेमोक्रेसी कमजोर होगी, कैसे चुनाव लूटने वालों का साथ दिया जाए, जो आवाज उठा रहे हैं उनको बदनाम किया जाए, उनको देश विरोधी बताया जाए, इस काम में ये 272 लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। आप हर चीज में इस पैटर्न को देख लीजिए, ये फांसीवादी चरित्र जो है नजर आता है। भाई वो पार्टी को तोड़ते हैं, वो विधायकों को तोड़ते हैं, उन पर इल्जाम लगाते हैं, उनको जेल भेजते हैं और फिर बाद में जब वो लाचार मजबूर होकर उसके पीछे पीछे चलने लगता है, जिसको वॉशिंग मशीन का नाम दिया जाता है, तो फिर कहते हैं कि वो हमारे साथ है और वो चीज खत्म हो जाती है। यानी वो लहूलुहान लोग जब वो चावल चुगने लगते हैं तो देखते हैं, कहते हैं देखो ये तो मेरे पीछे पीछे चल रहा है, आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं। ये फांसीवाद चल रहा है इस देश में, इसको समझना पड़ेगा। अगर इसको नहीं समझेंगे इस पूरे पैटर्न को, तो आप लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों को कभी पहचान नहीं पाएंगे।
ये नीतीश सरकार उदाहरण है, उसका सब कुछ लूट लिया गया है, फिर भी वो उसके साथ है। उसका परिवार माने नीतीश कुमार की पार्टी कब बीजेपी हो जाए, कब लोग उसमें टूट कर चले जाए, कोई नहीं जानता। जैसे पहले एलजेपी को तोड़ा है, आज गृह मंत्रालय छीना है, पंगु बना दिया गया है नीतीश कुमार को। आज देखने को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन कोई फैसला वो नहीं कर रहे, न मंत्री परिषद का बंटवारा वो कर रहे हैं, न वो सीट शेयरिंग फार्मूला तय कर रहे थे चुनाव से पहले, न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद कोई भी फैसला नीतीश कुमार गठबंधन में नहीं कर रहे हैं, एनडीए में बिहार में। लेकिन उनका चेहरा सामने रख करके, उनकी पूरी पार्टी को मजबूर बना करके वो अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर चुका है। यही फांसीवाद है। मैंने अपनी बात मुझे लगता है पूरी कर दी। जी 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 प्रेम कुमार जी, आता हूं दोबारा जरा जल्दी से। अमलेंदु जी, एसआईआर कितना प्रभावी रहेगा आने वाले चुनावों में? जो रिजल्ट आपने देखा है वही देखेंगे हम? असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी? बिल्कुल राजीव जी, अगर एसआईआर होगा तो इसी तरीके के परिणाम आएंगे और इसमें कोई अब आश्चर्य होने वाली बात, मतलब आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। बस ईश्वर उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो बिहार में जो थे वो एनडीए की जीत बता रहे हैं कि वहाँ बीजेपी बहुत मेहनत कर रही थी और ज्ञानेश कुमार गुप्ता का उसमें कोई योगदान नहीं है। ईश्वर उनको सद्बुद्धि प्रदान करे राजीव जी, वरना फिर परिणाम तो सारे ऐसे ही आएंगे जैसे बिहार के आए हैं। आपने राजीव जी ये जो एक दिखाया कि जो राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया है कि दो लोगों को एक समान जो है वो वोट आए हैं, और एक समान वोट ही नहीं आए राजीव जी। अगर आपने उसमें गौर किया हो कि दोनों के नाम एक ही अक्षर से शुरू हो रहे हैं, के से। दोनों विजयी प्रत्याशियों के नाम के अक्षर से ही शुरू हो रहे हैं। तो एक अक्षर से, एक समान अक्षर से शुरू होने वाले लोगों के एक बराबर मत भी आ रहे हैं। तो ये तो काम ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का चुनाव आयोग ही कर सकता है। तो ये राजीव जी समझा जा सकता है कि एसआईआर क्या है और एसआईआर के जरिए क्या क्या किया गया है। और साफ तौर पे अब तो लोग खुलकर कहने लगे हैं कि एसआईआर के जरिए जीता गया। सुप्रिया सुनीत ने कहा कि वोट चोरी जो है एसआईआर के जरिए की गई, साफ तौर पे कहा। पवन खेड़ा ने साफ तौर पे कहा, और भी लोग बोल रहे हैं। अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि पहले इसको जो था इंतजाम कर लिया गया। तो अब ये सारी चीजें राजीव जी आ रही हैं, और अगर एसआईआर होता है तो इसी तरीके से होगा। अब आप देखिए एसआईआर की राजीव जी आयरनी क्या है कि आपको अपना 2003 में जहां आपका वोट था वो आपको खोजना है। ठीक है, चलिए हमें याद रहेगा कि 2003 में हमने कहाँ वोट दिया था और क्या हमारा था, हम चलिए करके वहां की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर देंगे। लेकिन राजीव जी वो लोग कहाँ से लाएंगे वोटर जिनको मालूम ही नहीं कि 2003 में होता क्या था, जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनके पास ये स्मार्टफोन नहीं है, वो कहाँ से निकालेंगे और कहाँ से उनका इंतजाम होगा? तो यानी राजीव जी ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि इसमें अपने मन का मतदाता जोड़ना है और अपने मन का मतदाता हटाना है। इसके साथ ये भी है कि एक जो भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से इस बात की समर्थक रही है कि मताधिकार सबको नहीं होना चाहिए। तो यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है और गरीब है उसका मत छीना जाए, तो ये भी एक प्रक्रिया इस एसआईआर के जरिए पूरी की जा रही है। तो ये इसके एक इस एसआईआर के जरिए कई लक्ष्य जो हैं वो हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से इसका विरोध किया है और लोगों ने इसका विरोध किया है, बिहार के मामले में भी इसका विरोध है। 26 नवंबर को फिर बिहार के मामले पे सुनवाई है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ही नहीं आया है कि एसआईआर कराने का अधिकार भी है चुनाव आयोग की नहीं है कि नहीं है। और असम में एसआईआर नहीं हो रहा है, असम में एसआर हो रहा है। लेकिन जो एसआर हो रहा है वहां भी कह दिया गया है कि 1 जनवरी तक जिसको जो आएगा वो अपना वोट डाल, मतलब अपना नाम जुड़वा सकता है। तो वहां कोई बाध्यता नहीं है। तो अब वहां भी जो है इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि 1 जनवरी तक इसका मतलब कोई भी आएगा। अब जिन्होंने बिहार में वोट दिए हैं यहाँ से फ्री हो गए हैं, हरियाणा वाले और यूपी वाले बिहार में वोट देकर, और ये अब पहुंच जाएंगे अब असम में, तो ये वहां जाकर वोटर बन जाएंगे। तो इस तरीके की बातें भी चल रही हैं। तो यानी राजीव जी मास डिलीशन और मास एडिशन का जो काम इस एसआईआर के जरिए चल रहा है, ये बहुत बड़ा खेल है और इसके जरिए पूरी तरीके से चुनाव को लूटा जा रहा है, ये एक तरीके से समझा जा सकता है। तो विपक्ष साफ तौर पर ये आरोप लगा रहा है, और ये विपक्ष के आरोप राजीव जी अगर चुनाव आयोग के पास इनके कोई जवाब हैं तो चुनाव आयोग को इनके जवाब देने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा चुनाव आयोग से कि भाई आपने जिन लोगों के नाम काटे हैं किस आधार पर काटे वो लिस्ट दीजिए, जो नाम आपने जोड़े हैं वो लिस्ट दीजिए। तो अभी तक तो चुनाव आयोग ने दी नहीं है वो लिस्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि आप दीजिए, आदेश भी दे रहा है, तब भी नहीं दी गई है। तो आखिर क्यों नहीं दी गई बिहार की मामले में? और बिहार के जो चीजें की गई हैं इसी तरीके से सब चीजें की जाएंगी पूरे देश भर में, ये साफ तौर पे राजीव जी एकदम समझ में आ रहा है। तो एसआईआर जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो ये मोदी सरकार को बचाने का एक प्रयास भी है। और जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं राजीव जी, वो आशंकाएं व्यक्त ये की जा रही हैं कि चूंकि 400 पार नहीं हो पाया लोकसभा चुनाव में, तो ये एसआईआर जब पूरा हो जाएगा और जब सब कील कांटे दुरुस्त कर लिए जाएंगे तब फिर मध्यावधि चुनाव भी हो सकता है कि बंगाल के साथ ही हो जाए मध्यावधि चुनाव, और फिर 400 पार कर लिया जाएगा, फिर संविधान बदलना जो करना है वो सब किया जाएगा। फिर राहुल गांधी संविधान लेके घूमते रहे। जब आपके वोट ही काट दिए गए, अब बताइए 65 लाख मतदाता जो है वो तो सिर्फ अकेले बिहार में काट दिए, तो 65 लाख अगर अकेले बिहार में काट दिए तो 12 राज्यों में अगर कुल मिला के 12 करोड़ वोट कट गए तो हो गया काम भारतीय जनता पार्टी का। तो ये राजीव जी बहुत खतरनाक चीज है और विपक्ष इसकी तरफ बार बार इशारा कर रहा है, खुल के भी लोग कह रहे हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो कस्टोडियन है संविधान का, वो अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाता है कि आप संविधान के कस्टोडियन हैं तो संविधान के अनुसार काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और राजीव जी से एसआईआर पर सवाल इसलिए, इसको मैं पहले भी कहता रहा हूं और फिर इसको दोहराना चाहता हूं कि ये एसआईआर का मसला सिर्फ ये नहीं है कि किसी व्यक्ति का वोट कट गया, सिर्फ इतना भर नहीं है, या किसी की नागरिकता छिन गई, इसका मसला नहीं है। यह मसला पूरे लोकतंत्र का है कि एक संवैधानिक संस्था जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है चुनाव, उसको कराएगी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से। अगर वही जो है वो एक पार्टी बन जाए और वही निष्पक्षता और पारदर्शिता सबको त्याग दे, तो फिर लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा? और जो हम दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, वो दावा हमारा कब तक रहेगा? अभी तक लोग आते थे राजीव जी भारत के चुनाव आयोग को देखने के लिए, यहाँ की चुनावी प्रक्रिया को देखने के लिए, यहाँ से सीखने के लिए आते थे कि किस तरीके से लोकतंत्र जीवंत बना रहता है और किस तरीके से एक आम आदमी को जो मताधिकार मिला है वो सरकार बनाता है। आज ही राजीव जी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं जस्टिस मार्कंडेय काटजू, उन्होंने बड़ी छोटी सी टिप्पणी लिखी है। उन्होंने कहा है कि भाई जो जरूरी ये नहीं है कि आपने किसको वोट दिया, जरूरी ये है कि आप ने जिसको वोट दे के आए वो तो देखे आए कि जो बैलेट बॉक्स से निकला वो वोट किसका निकला। और यही बात मशीनों पे लागू होती है, यानी कि आपने जो वोट दिया उसका कोई मतलब नहीं है, मशीन जो उगल रही है वो है, और मशीन की हेराफेरी करने वाले लोग इस समय सिस्टम में बैठे हुए हैं। तो ये पूरी तरीके से हेराफेरी करने वाले लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं राजीव जी, तो इसलिए एसआईआर पर सवाल है और ये सवाल अब देश के कोने कोने से उठ रहे हैं, आम जनता भी उठा रही है। और अगर वास्तव में चुनाव आयोग निष्पक्ष है, स्वतंत्र पारदर्शी है, तो फिर इस एसआईआर को खत्म करे और जो उसके संवैधानिक दायित्व है उनको पूरा करे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ज़रा आपसे इस मसले को और आगे बढ़ाना चाहूँगा आपके ज़रिए। और क्या लगता है इतना आसान है? क्योंकि अगर आप कई पहलुओं पे चुनाव के और बिहार के चुनाव का ऑपरेशन अगर कीजिए, रिजल्ट का, चुनाव का, तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि कई अलग अलग एंगल हैं, कई लेयर्स हैं जिस पे आप वोटर कार्ड की यानी एसआईआर की बात कीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कीजिए, ईवीएम की बात कीजिए, आप फिर काउंटिंग वाले दिन की बात कीजिए, अलग अलग पहलू हैं। क्या ये एक बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत अगर है घोटाला, अगर है रिगिंग, धांधली, तो क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है जिसको पकड़ पाना आज की तारीख में मुश्किल है? एआई का ज़माना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी ईवीएम पे, तो पहली बार इलेक्शन कमीशन ने माना था, चुनाव आयोग ने माना था, 2024 की बात कर रहा हूं, अमलिंदु जी हमारे साथ थे और सुनवाई हम लोग लाइव करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने माना था कि हाँ, हम इसको कनेक्ट करते, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, इससे लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। जब हम सिंबल अपलोड करते हैं तो ईवीएम में सिंबल अपलोड करते समय हम इससे लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं ईवीएम को। अभी तक कहा जाता था कि
हाँ। और याद कीजिए, पुष्पम प्रिया चौधरी ने अभी कुछ दिन पहले दरभंगा से जो खड़ी थी, प्लूरल्स पार्टी की वो नेता हैं, उन्हीं की पार्टी है, लंदन से पढ़ के आई हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में अपनी पार्टी बनाई, काले लिबास में रहती हैं। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि हमें बताया गया 6, 7, 8, छठे नंबर पर मैं, 7वें नंबर पर जनसुराज, 8वें नंबर पर कोई और, ये बता रही थी, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसको फिर 24 घंटे के अंदर, क्योंकि 10 दिन पहले बता दिया जाता है किस नंबर पे कौन है। आप चुनाव प्रचार में जाते हैं, बताते हैं 2 नंबर बटन दबाना, 1 नंबर बटन दबाना, 5 नंबर बटन दबाना, 24 घंटे में बटन भी बदल गया। तो इसलिए यहां पे समझना चाहता हूं कि क्या ये एक बड़े पैमाने पे किसी और ढंग से इस चीज को भी बड़े विश्लेषणात्मक रूप में ही, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। प्रशांत जी के पास भी आऊंगा, उनसे भी समझूंगा, जरा आप प्लीज पहले आप। देखिए डॉक्टर साहब, कुछ तो तिलिस्म है ये जो अभी सीधे नंगी आंखों से दिख नहीं रहा है। जितना दिख रहा है उससे भी ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो है। देखिए, जितने तरह के आंकड़े अब तक सामने आए हैं, आपने एक से वोटों की बात कही, अभी एक से नाम की बात अमलेंद्र जी कह रहे थे, नाम का पहला अक्षर, वो खैर संयोग हो सकता है, लेकिन बाकी चीजें तो संयोग नहीं हो सकती। कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता 4-4 राज्यों में वोट डालते दिखाई दें, ये संयोग कैसे हो सकता है? ये संयोग कैसे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को इस बात पर आपत्ति न हो कि लोग जीवित हैं और उनको मृत घोषित कर दिया गया है। वे मृतक इन्वर्टेड कॉमा में तेजस्वी और राहुल गांधी के साथ चाय पिए हैं, बीजेपी को कोई ऐतराज ना हो। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई ऐसी चीज है जिसका आज खुलासा पूरी तरह नहीं हो पा रहा, लेकिन एक ना एक दिन होगा जरूर। ऐसे संयोग लोकतंत्र में होते नहीं है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है और पारदर्शिता से चलता है। अब ये पूरी चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। यूरोप के एक छोटे से देश में 2 मतदाताओं को संदेह हुआ था, मैं उस देश का नाम भूल रहा हूं, प्रशांत जी याद दिला सकते हैं। 2 मतदाताओं ने वहां अदालत से फरियाद की कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं। वहां की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि हमारे देश के एक भी नागरिक को अगर इस प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, इस मशीन पर भरोसा नहीं है, तो इसके इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। तत्काल वहां ईवीएम का प्रयोग बंद। हमारे यहाँ गड़बड़ियों को लेकर लाखों की, करोड़ों की संख्या में लोग दस्तखत करके शिकायत दर्ज करा रहे हैं। आपने वो वीडियो देखा होगा, हमारे दर्शकों को भी हमने दिखाया होगा। पंजाब में 25 से 26 लाख दस्तखत देकर कांग्रेस पार्टी बक्सों में भर भर कर लेकर आ रही। क्या 25 लाख लोगों की शिकायत सुनी नहीं जाएगी? 25 लाख लोगों के दस्तखत इन 272 आईटी सेल के गुर्गों से ज्यादा हल्के हैं। इन 272 लोगों को इससे ज्यादा इनकी अहमियत नहीं मानता। ये साधारण रूप से व्हाट्सएप विश्वविद्यालय वाले आईटी सेल के ट्रोल बन चुके लोग, भले रहे होंगे अपने जीवन काल में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सेना में अधिकारी, लेकिन आज की तारीख में इन्होंने एक लोकतंत्र के रखवाले को कटघरे में खड़ा करने की जो कोशिश की है, उससे इनकी हैसियत बस उतनी सी ही बची। तो राजीव जी, जो शिकायतें हैं, जो संदेह है, उन्हें ऐसे खारिज नहीं किया जा सकता। 25 लाख लोग अगर किसी कागज पर दस्तखत करके दे रहे हैं, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है उनको सुने, उन्हें बुलाए। पूरे 25 लाख को नहीं बुलाया जा सकता, 5 लोगों को बुलाकर सुने, लेकिन तब तो आयोग संसद से सड़क पर पैदल निकले हुए विपक्ष से मिलने को तैयार नहीं होता। दिल्ली पुलिस हिरासत में ले लेती है संपूर्ण विपक्ष के नेताओं को। तो आखिर ऐसा क्या है? ये सरकार क्या चाहती है? चुनाव आयोग ऐसा क्या है जिसे छुपाने के लिए जी जान से लगा हुआ है? और आयोग को बचाने के लिए पार्टी पूरी ताकत झोंक देती। अब अफसरशाहों को, नौकरशाहों को उतार दिया गया। ऐसा क्या है? यही सवाल इस बात के लिए पर्याप्त है कि कुछ न कुछ है जो कि गड़बड़ है। और आपने जैसी आशंका जताई है कि आने वाले समय में अन्य राज्यों में ये प्रक्रिया चलती रही, तो सचमुच में जो मार्कंडेय काटजू ने कहा है कि आप वोट तो देकर आए,
पर आपने जिसे दिया सचमुच उसके खाते में ही गिना गया कि नहीं गिना गया, इसकी गारंटी कौन देगा? अंतिम बात राजीव, असम में क्यों नहीं हो रहा ये सब? देखा जाए तो घुसपैठियों की मार तो सबसे ज्यादा असम और पश्चिम बंगाल में होती है। असम में क्यों नहीं करा रहे? वहां तो दस्तावेजी सबूत है इस बात के कि अतिक्रमण करके आए हुए लोग मतदाता बन गए हैं। तो ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग चीन चीन कर एसआईआर करा रहा है? क्या हिमंता विश्व शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि असम में नहीं कराना है पुनरीक्षण, गहन मतदाता पुनरीक्षण, और उसका जो हुक्म सरकारी वही बने तरकारी, ऐसा कहकर पालन कर रहा है चुनाव आयोग? ये सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए राजीव, और अगर इनके जवाब समय रहते नहीं मिले तो बहुत जल्द हम बंगाल में भी ऐसा कुछ होते देखेंगे कि लाखों लोगों को मृत घोषित कर दिया जाएगा, लाखों के नाम कट जाएंगे, फिर कुछ लाख लोगों के नाम जुड़ जाएंगे। किनके जोड़ना है, किनके काटना है, असली खेल यहाँ है। ये मैकेनिज्म किस तरह काम कर रहा है, ये शोध का विषय है। हम और आप अभी उस गहराई तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, दया कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है जी, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो गड़बड़ी कैसे की जा रही है इसकी तह में जाने की, इसके जड़ में जाने की ज़रूरत भी है। प्रशांत जी, कुछ आप समझ पा रहे हैं? नुकसान क्या कर रहा है? भारत का जो सबसे बड़ा, जो जिसको कहा जाए कि ब्रांड इमेज है दुनिया में, वो एक लोकतांत्रिक देश की है। प्रधानमंत्री विदेश में है, वो उसको महसूस करते होंगे शायद। और आज की तारीख में भारत के ऊपर अमेरिका का 50% टैरिफ है, बावजूद इसके कि अब मुकेश अंबानी की रिलायंस ने भी रूसी तेल खरीदने से मना कर दिया है जी। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर 19% है। ये विफलता है भारत की विदेश नीति की। बांग्लादेश का टैरिफ हमसे कम है, 50 देशों के टैरिफ हमसे कम है। ये क्यों हो रहा है? इसका कारण ही वो ये जो बिहार में हुआ है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो मोदी के शासनकाल में वो कमजोर हुई है। हम जानते थे अमेरिका में एक इंडिया कॉकस चलता था। अभी आप देखिए कि अमेरिका से रिपोर्ट आ गई ऑपरेशन सिंदूर पे, 2 लॉबिंग एजेंसी काम कर रही है भारत सरकार की वहाँ। अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मरकरी को हायर किया है, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के करीबी लोग हैं। उसके बाद भी हो गया ये। तो ये कैसे हो रहा है? एक स्वतः स्फूर्त जो है पूरे वेस्टर्न यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में भारत का समर्थन इसलिए था कि भारत सेकुलर लोकतांत्रिक देश था। तमाम जो लिबरल वॉइसेस थी, वहाँ का मीडिया, वहाँ की सिविल सोसाइटी, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत के बगैर कुछ ही लॉबिंग के समर्थक थे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो अब यहाँ पे ज्ञानेश कुमार हैं, अब यहाँ लिंचिंग होती है, यहाँ पे दलितों के ऊपर हमले होते हैं। भारत की वो छवि जो थी, जो 70 साल में बनी एक लोकतांत्रिक और सेकुलर देश की, वो छवि को नुकसान हुआ है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम नीचे हैं, डेमोक्रेसी इंडेक्स में नीचे हैं, तो उसका नुकसान हमको यहाँ मिलता है। मोदी जी की विदेश नीति में सिर्फ ये होता है कि वो एनआरआईज आएंगे। अभी साउथ अफ्रीका में भी कोई महिला आ जाएगी जो रोती हुई आएगी और कहेगी कि उन्होंने मोदी जी को देख लिया। ये साउथ अफ्रीका में भी हो जाएगा, कल तक ये आ जाएगा वीडियो सोशल मीडिया पे। तो ये नुकसान हो रहा है। और बिहार इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी देखिएगा अगले कुछ दिनों में तमाम तरीके की रिसर्च सामने आएंगी कि बिहार में किस तरीके का, किस लेवल का मैनिपुलेशन हुआ है। अपोजिशन पार्टीज को जहां जहां एसआईआर हो रहा है
ममता बनर्जी ने 5,000 या 6,000 हेल्प सेंटर्स बनाए हैं। बहुत सी मुझे जानकारी है कि बहुत सारे कॉल सेंटर चल रहे हैं, जो हेल्पलाइन चल रही हैं। वो हेल्पलाइन लोगों की मदद करें, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ताकत है वो आप किसी प्रशांत जी का वीडियो डाउन हो गया, कोई बात नहीं, प्रशांत जी दोबारा आते हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन सुनील शुक्ला जी, ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूँ, क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत देश पे इसे खतरे के रूप में नहीं देखा जा सकता है? राजीव जी, एक तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि यदि यह गड़बड़ी हो रही है तो इस गड़बड़ी को लेकर के आपके मन में आशंका क्यों है कि गड़बड़ी नहीं हो रही है? कोई आशंका नहीं है सुनील जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा उतनी जगह तो छोड़ते हैं जहां सिविल सोसाइटी और आंदोलनकारियों के लिए जगह छोड़ी जाए। जी राजीव जी, इसमें जगह छोड़ने की जरूरत नहीं, साफ साफ दिख रहा है, ये सबके सामने दिख रहा है कि क्या हो रहा है। और आप सोचिए कि हम लोग बार बार कहते हैं, कई बार कहते हैं कि राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ पर ले तैनात करें बीएलए के रूप में। संभव नहीं है, अगर आप कर भी देंगे तब भी, क्योंकि जब संस्थागत तरीके से, पूरा योजनाबद्ध तरीके से अगर आपका नाम काटने का प्रयास किया जाएगा तो फिर आप बच नहीं सकते। अब आपने फॉर्म भर के दे दिए, हम और आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम और आप अपना फॉर्म भर के दे दिए बीएलओ को, बीएलओ ले जाकर के उसको अपलोड करेगा। अपलोड होगा कि नहीं होगा इसकी पुष्टि आप नहीं कर सकते, आपका बीएलए नहीं कर सकता। वह जो सिस्टम इन्होंने बना रखा है उससे मिसमैच हो रहा है कि मैच कर रहा है, इसकी पुष्टि आपका राजनीतिक दल कार्यकर्ता नहीं कर सकता, वो तो सिस्टम करेगा। सिस्टम में आप कहां घुसे हुए, ये सवाल कहां से पैदा हो जाएगा? आप कैसे कर सकते, आप इसको कैसे बचा सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। आज स्थिति है, निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है, वो सरकार या जो टीएमसी पार्टी है, वह अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किए हुए है। लेकिन ये आशंका सबके मन में है, क्योंकि यह एक संस्थागत व्यवस्था है जिसके तहत लोगों के नाम काटे जा रहे हैं या जोड़े जा रहे हैं। और लोगों की मजबूरी है, ये लोगों की मजबूरी होगी कि आप जब पश्चिम बंगाल में अभी आप कर रहे हैं, आप सोचिए ना कि जो समाज का वंचित वर्ग है उसको किस तरह से टारगेट कर रहे हैं आप, वो कहां से इतना अभिलेख लाएगा, कैसे ले आएगा वो? ये सबसे बड़ा, मैं तो एसआईआर के वजह से, एसआईआर के पक्ष में ही खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। एसआईआर अपने आप में वो तंत्र, एक तंत्र विकसित कर लिया गया है जिससे लोगों का नाम काट दिया जाए। यह संविधान के मंशा के विपरीत है, हमारे राष्ट्र नायकों के मंशा के सोच के खिलाफ है। बेसिक सवाल यह है कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है। अगर कोई नागरिक नहीं है तो इसकी पहचान भारत की सरकार, भारत का गृह मंत्रालय करे। यह काम निर्वाचन आयोग का नहीं है। निर्वाचन आयोग अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं ओढ़ सकता। निर्वाचन आयोग के निगाह में वह प्रत्येक व्यक्ति देश का मतदाता है जो इस देश में रह रहा है। यह सवाल गृह मंत्रालय को करना चाहिए। आप यह जिम्मेदारी अपने आप क्यों लेना चाहते हैं? इसके बिना पर आप हस्तक्षेप करना चाहते हैं? आपने यह पूरा का पूरा ही कहा ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने क्या कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची होनी चाहिए, किसी भी गैर भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कौन कर रहा है? आपने पहला एसआईआर कराया बिहार में, क्या आप बता रहे हैं कि एक भी गैर भारतीय नागरिक पहचाना गया बिहार में जो रह रहा था और जिसका नाम मतदाता सूची में था, और उसको आपने अलग कर दिया? तो आप जिन बिंदुओं के आधार पर, जिस आधार पर आप एसआईआर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी आप परिणाम तो बता दीजिए कि आपने एसआईआर बिहार में कराया तो उसका वो लक्ष्य कितने पूरे हो गए? ये पूरे एसआईआर का तरीका ही निकाला गया है कि अपने मन के अनुसार मतदाताओं को मतदाता सूची में रखना। जिसको आप रखना चाहेंगे रखेंगे, जिसको आप नहीं रखना चाहेंगे नहीं रखेंगे। आप कितने लोग हैं? अब बिहार में तो मैं भी घूम के आया और आप भी गए कि हमको एक आदमी नहीं मिला, सामान्य वर्ग का व्यक्ति, मैं विशिष्ट लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जिसने एसआईआर का फॉर्म भरा हो, उसके पास रिसीट भी उसके पास हो,
हमको एक जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, एक व्यक्ति नहीं मिला। जैसे कोई व्यक्ति हमसे मिला जिसने कहा कि मैं फॉर्म तो भरा था, सभी डॉक्यूमेंट भी जमा किए थे जो मांगा गया था, लेकिन मेरा नाम नहीं है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पर रसीद है कि तुमने जमा किया था? कहीं ना किसी ने दिया ही नहीं। और आप मांग सकते हैं आप हमको बीएलए जो फॉर्म वितरित कर रहा है उत्तर प्रदेश में, किसी को 2 कॉपी दे रहा है क्या? वो कोई व्यक्ति ऐसा मिला आज अभी तक? मैं तो तमाम लोगों से पूछ चुका कि भाई आप जिन विभिन्न शहरों में कि आपके यहाँ तो बीएलए ये फॉर्म वितरित कर रहा है, वह फॉर्म आपको मिला? जो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ हमको मिल गया, उनसे मैं पूछता हूं कि क्या 2 कॉपी मिला कि 1 कॉपी मिला? कह रहे 1 कॉपी मिला। अब क्या करेंगे आप? और दूसरी चीज मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि जिन लोगों को फॉर्म मिल गया वो कितने समय के भीतर उसको जमा कर दिए। तमाम लोग, लगभग मैं कह सकता हूं कि 90% लोगों ने उस फॉर्म को जमा करने में कोई उत्साह नहीं दिखाया। ठीक है, बहुत दिन है, अभी 4 दिसंबर तक है, देखा जाएगा, जमा कर देंगे। ये स्थिति है। फॉर्म भर करके आप मतदाता सूची को अपडेट नहीं कर सकते। ये किसी देश में नहीं हुआ है। क्यों ये नया तरीका आपने निकाला? क्या हम और आवेदन पत्र जमा करने के प्रति लोगों के मन में इतनी जागरूकता होती है? कितनी बार आपको एक्सटेंड करना पड़ता है? कई बार तिथियां आपको बढ़ानी पड़ती है। क्यों इसमें आप जो, और हमारे देश में शिक्षा की स्थिति क्या है? पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्य केरल नहीं है ना, जहां शिक्षा का दर 99% है। लोगों के पास अभिलेख रखने का अपना एक तरीका लोगों ने निकाल रखा है कि नहीं सब अभिलेख हमारे पास होने चाहिए। तो ये एसआईआर ही अपने आप, इसमें एसआईआर को लेकर किसी के मन में संदेह होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एसआईआर ही अपने आप में गलत है। यह पूरी तरह से असंगत है, गैर संवैधानिक है और अस्वीकार्य होना चाहिए। ठीक है, एक आदेश जारी हुआ है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा अपमान है, इस पर निर्णय लेना है निर्वाचन आयोग को और निर्णय लेना है सर्वोच्च न्यायालय को। लेकिन एक राजनीतिक दल तमाम सतर्कताओं के बावजूद, तमाम प्रयासों के बावजूद इससे होने वाले नुकसान से अपने आप को बचा पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। जी जी जी, आप सही कह रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पर एक सोची समझी रणनीति के तहत इस देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने का खेल चल रहा है प्रेम कुमार जी? और यहाँ पर चुनाव दर चुनाव हमको चुनाव जीतना है, उसके सारे हथकंडे हमारे हाथ में होने चाहिए, और ये आखिर अगर बढ़ता गया तो फिर देश किस दिशा में जाएगा? कैसे देखा जाए इसको? देखिए, देश और उसके संसाधनों पर कब्जा करने की ही तो लड़ाई चल रही है। लड़ाई बोलना सही नहीं है, बल्कि जुगाड़ चल रहा है। लड़ाई तो उसके विरोध में चल रही। और एसआईआर जैसी चीजें क्या है? सरकार को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए जन समर्थन नहीं रहने के बावजूद एक तरीका, जनता का समर्थन हो ना हो, सरकार हमारी बननी चाहिए। इसके लिए जो नई व्यवस्था का नाम है वो है एसआईआर। और इसको एसआईआर को हमने पहले भी कहा कि सरकार कह रही है कि ये घुसपैठिये का जो विरोध करेंगे वो एसआईआर का विरोध करेंगे, जो घुसपैठिये का जो समर्थन करेंगे वो एसआईआर का विरोध करेंगे। वो इस रूप में बता रही है। तो यानी वो भी डिस्ट्रैक्ट कर रही है उस पॉइंट से कि एसआईआर क्या है। बहुत सही कह रहे हैं सुनील जी कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। हम लोग अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग हैं। अपार्टमेंट्स में एक साथ कई सौ परिवार रहते हैं। क्वार्टर होता है, माने फ्लैट्स होते हैं। हमारे में भी 315 फ्लैट्स हैं। तो क्या होता है, वो आरडब्ल्यूए के पास में बीएलए दे जाता है कागज। अब आरडब्ल्यूए कहता है हम पूरा कागज अपने पास नहीं रखेंगे, हम आपका सुबह से शाम तक रखेंगे, जो रेसिडेंट आकर के ले जाएगा वो ले जाएगा। और जब बीएलए से बात की जाती है कि भाई हमको कब मिलेगा, वो तो हम गए थे तो आरडब्ल्यू के पास नहीं था कागज, आप अब कब आ रही है? तो हम 1-2 दिन में आते हैं। तो जैसे मैंने उनको अपना केस बताया कि मैं इसी अपार्टमेंट में रहता हूँ
मेरा इसी अपार्टमेंट में एक दूसरे घर पर मेरा था जिसको मैं बेच चुका हूं, उसमें मेरा वोटर लिस्ट में नाम है। अब इसी अपार्टमेंट में मैं किराए पर हूं जिसमें मेरा नाम होना चाहिए। तो ये नाम बदलना भी है, हमें पता बदलना है। तो उनका कहना होता है कि आप एक बार अप्रूव कर दीजिए जिस एड्रेस पर है उसी एड्रेस पर, यानी एक बार फॉर्म को भर दीजिए, उसके बाद हम उसको देख लेंगे। ये एक बात हुई। लेकिन जिस किसी ने अप्रूव नहीं किया तो वो उस वोटर लिस्ट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि बना रहेगा। तो आप समझिए, एक अपार्टमेंट में बहुत लोग जागरूक हैं, बहुत लोग नहीं है, किसी को टाइम मिल रहा है, किसी को नहीं है, कोई छुट्टी पर है, कोई बाहर है, कोई कुछ है, कोई लापरवाही से भी नहीं आ रही है। तो अगर उस वोटर लिस्ट को वो अप्रूव नहीं करेगा तो उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। वोटर लिस्ट में नाम होने का मतलब, भाई सीधी सी बात है, हम नागरिक थे, अब नागरिक नहीं रहेंगे। भाई वोटर लिस्ट तो एक प्रमाण है हमारे नागरिक होने का। तो नागरिकता ये कहते भी है, जैसे एक पक्ष में बात जाती है चुनाव आयोग के कि वोट वही दे सकता है जो भारत का नागरिक है। सही बात है। तो वोट जो दे चुका है वो भारत का नागरिक है, ये इसका मतलब है कि नहीं है? इसका मतलब है कि जो वोट दे चुका है वो भारत का नागरिक है। तो उसको भारत का नागरिक नहीं है बनाने वाले आप कौन हैं? इसलिए कि वो प्रपत्र ना भरे, इसलिए कि वो आपके प्रपत्र के जरिए या किसी दूसरे माध्यम से अपने आप को अप्रूव न करे कि हम भारत का नागरिक हैं। भारत के नागरिक को अप्रूव कराने का ओनस भी हम पर या किसी और पर क्यों डाला जा रहा है? ये स्थितियां क्यों पैदा की जा रही है कि हम भारत का नागरिक हैं कि नहीं है, यही डिसाइड हो। तो हम इन सब चीजों के जरिए, ये तो एक पहलू है, ये पहलू किसी और पर लागू होती है, किसी को डराने के लिए, तुम अल्पसंख्यक हो, तुम नागरिक रहोगे कि नहीं रहोगे, वो एक चीज है। दूसरा है कि एसआईआर के जरिए जो नाम मिटाए जा रहे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में अभी हवा उड़ाई जा रही है कि यूआईएडीआई के जरिए उनको पता चला है कि 30 लाख लोग मृत हो चुके हैं, वो वहां के वोटर लिस्ट में है। अब 30 लाख हटाने का तो पहले से उन्होंने टारगेट रख दिया कि 30 लाख तो मिटाएंगे ही। इसके बाद जो बंगाल से बाहर होंगे उसको भी मिटाएंगे, और जो बंगाल में घुसे हुए हैं, जिसको घुसपैठिया बोल रहे हैं, उसको भी हटाएंगे, मिटाएंगे। यानी वोटर लिस्ट को ही ये छोटा कर दे। अब वोटर लिस्ट आपने बताया भी था 1-2 दिन पहले भी अपने दर्शकों को कि जिस जगह पर बहुत बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से डिलीशन होता है वहां बीजेपी जीतती है, क्योंकि उनके विरोधियों का वोटर लिस्ट से सफाया हो चुका होता है। और जिन जगहों पर बहुत कम वोटरों का डिलीशन होता है वोटर लिस्ट में, तो वो जगह वो होते हैं जो बीजेपी को अपना इको फ्रेंडली जो इन्वायरमेंट लगता है कि वो हम जीत जाएंगे, मेरी पक्की वाली सीट है, तो वहां पर वोटर डिलीशन कम होता है। तो वैसी जगह पर भी बीजेपी जीतती है। दोनों उदाहरण आपने अपने चैनल पर दिखाए हैं, बताए हैं कि जहां ज्यादा वोटर डिलीशन होगा वो बीजेपी जीतेगी, जहां कम डिलीशन होगा वहां भी बीजेपी जीतेगी। ये उदाहरण आपने बताए। तो उदाहरण और पैटर्न तो सब साबित कर रहे हैं कि एसआईआर चुनाव को लूटने का एक इंस्ट्रूमेंट बन करके सामने आया है। चुनाव से पहले एसआईआर करा दो, फिर चुनाव करो। अरे चुनाव के बाद एसआईआर कराओ ना, चुनाव से कोई संबंध होता है क्या एसआईआर का? आपने संबंध बनाया है, पहले तो नहीं होता था। 2003 के बाद से 22 साल हो गए, भाई एसआईआर तो कोई आवश्यक शर्त नहीं थी। और चुनाव का शुद्धिकरण तो हर साल होता रहता है, हर साल आप शुद्धिकरण करते रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि शुद्धिकरण करने के लिए आपको एसआईआर चाहिए। तो एसआईआर सिर्फ और सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को वोटर लिस्ट में रखने और अपने नापसंद लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करने और चुनाव को मैनेज करने, चुनाव को लूटने का जरिया बनकर सामने है। इससे स्पष्ट रूप से और कोई बात नहीं कही जा सकती। बाकी मैं अपनी बात यहीं पर एसआईआर पर ही क्लोज करता हूँ। जी 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 प्रशांत जी, आपका वीडियो डाउन हो गया था, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर इस चर्चा को खत्म करते हैं।
हाँ जी, मैं जो बात कह रहा था उसी को मैं कंक्लूड इस बात से करता हूँ, सहमत हूँ प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, सुनील जी कह रहे हैं कि एसआईआर को ही रिजेक्ट करना चाहिए। ये साजिश है भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ, और ये कस्टमाइज वोटर लिस्ट बनाने का काम है। इसको हम लोग शुरू दिन से कह रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है कि देखिए, जो अगर इंस्टीट्यूशनल तरीके से ये हो रहा है कि सरकार भी साथ है, चुनाव आयोग भी साथ है, सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पर बहस कर रहा है, और बहस के साथ साथ वो काम भी होने दे रहा है जैसे हो रहा है। ये बिल्कुल वैसे जैसे कि इलीगल सरकार महाराष्ट्र में चलती रही और सुप्रीम कोर्ट ने उसको चलने दिया। तो सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद नहीं है। नेशनल अलायंस बनना चाहिए। ये ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो स्टालिन हो, या केरल के वामपंथी पार्टियां हो, कांग्रेस पार्टी हो, तमाम पार्टियों को एसआईआर के खिलाफ एक बड़ा नेशनल अलायंस बनाना चाहिए तुरंत, और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज हों और नॉन पॉलिटिकल पार्टीज एक्टर्स भी हों, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग हों, एकेडमिशियंस हों, तमाम सारे लोग हों, और तब जाके ये बात जो है सब एक संघर्ष शुरू हो। अगर हम इसमें रहेंगे ममता बनर्जी की हमारी सरकार है, हम मैनेज कर लेंगे हेल्थ सेंटर बना के, नहीं कर पाएंगे। मुद्दा सिर्फ एक राज्य का नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, और ये एसआईआर कंप्लीट होगा। ममता बनर्जी बहुत अग्रेसिव तरीके से कैमरे के सामने बोलती रहेंगी, उनके ऑफिसेस काम करते रहेंगे, और एक वोटर लिस्ट बनेगी, और वहां पे 90% स्ट्राइक रेट बीजेपी को फिर मिलेगा। तो ये बिल्कुल तय बात है। इस वीडियो को हम लोग रखेंगे, हम जब ये बात कह रहे हैं तो, कि इस वक्त कोई अपनी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, सीट शेयरिंग, गठबंधन, इससे ऊपर उठ के एक राष्ट्रीय अलायंस बनना चाहिए चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया को सुधारने के लिए। और केवल एसआईआर नहीं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे प्रधानमंत्री धर्म की बात करेंगे, कैसे बीच इलेक्शन में पैसे ट्रांसफर होंगे, ये तमाम सारी जो गड़बड़ियां हैं, इन सब के खिलाफ एक बड़ा राष्ट्रीय अलायंस पहली बात तो बनना चाहिए। उसके बाद वो काम कैसे करेगा, आंदोलन कैसे होगा, ये बात की बात है, लेकिन पहले एक अलायंस बनना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक अलायंस, और इसमें पूरे चुनाव सुधार पे बात होनी चाहिए। किसी के खिलाफ की बात नहीं, लेकिन कम से कम सुधार की बात तो हो सकती है ना। इसलिए ज़रूरत है कि इस चुनाव सुधार पे एक अलायंस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो बनना ही चाहिए। और उसमें भी देखिए, एक राज्य असम है जहां बीजेपी है, बाकी 4 राज्य जहां पे अभी चुनाव होने हैं, पुदुचेरी में बीजेपी है, एनडीए की सरकार है, लेकिन ओवरऑल, और बहुत छोटा राज्य है, लेकिन ओवरऑल आप देखिए तो असम को छोड़कर बाकी राज्यों में जिस ढंग से एसआईआर कराने की कोशिश हो रही है, पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है उसको लेकर, और बीएलओ के ऊपर कल ही बता रहे थे हमारे साथी प्रफुल्ल कोलखियान जी कि कैसे बीएलओज के ऊपर प्रेशर है। सरकार सत्ता में ममता बनर्जी हैं और केंद्र से दूसरी सरकार केंद्र में, और दोनों का प्रेशर एक बीएलओ कैसे झेले। आत्महत्याएं हो रही हैं, लोग छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है वहाँ पे। कैसे आखिर? चलिए इन सब पे और चर्चा करेंगे हम। आप लोग कहते हैं इसे छोड़ दो, नहीं, इतनी जल्दी छोड़ेंगे तो इस देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने में हम भी उसके सहभागी होंगे, इसलिए नहीं छोड़ना चाहता।